हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर मिल रहे हैं व्याकरण का एक नया टॉपिक लेकर। इसके पहले व्याकरण में कुछ टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं। व्याकरण पढ़ने का मकसद क्या है कि हम किसी भी भाषा का हो, वो हिंदी हो, अंग्रेजी हो, किसी भी भाषा का व्याकरण या ग्रामर पढ़ने का मकसद ये होता है कि हम शुद्ध शुद्ध बोल सकें और शुद्ध शुद्ध लिख सकें। ठीक है, तो बोलते समय तो हम अपने भावों को सामने वाले व्यक्ति को आराम से अपने भावों से समझा देते हैं कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, या सामने वाला व्यक्ति समझ लेता है हमारी बातों को। लेकिन जब हम लिखते हैं तो लिखते समय तो व्यक्ति हमारे सामने खड़ा नहीं है, वो हमारे वाक्य को पढ़कर हमारे भाव को समझने की कोशिश करेगा, या फिर हम अपने वाक्य के माध्यम से अपने भावों को बताने की कोशिश करेंगे। तो बोलते समय समस्या नहीं होती है, लेकिन लिखते समय हम अपने भावों को बताने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। इसकी वजह यह है कि हम लोगों को विराम चिन्ह का प्रयोग सही तरीके से नहीं आता। विराम चिन्ह एक ऐसा हिंदी व्याकरण का टॉपिक है कि अगर उसको ना सीखा जाए तो पूरा व्याकरण सीखना ही बेकार है, क्योंकि व्याकरण सीखने का मकसद शुद्ध शुद्ध लिखना या शुद्ध शुद्ध बोलना है। अब हम लोग कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं या किसी भी सब्जेक्ट का आंसर जब हम लिखते हैं, वो हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, तो हम वो लिखते हैं। तो लिखते समय जब टीचर हमारे कॉपी को चेक करता है लिखने के बाद, तो टीचर के सामने हम खड़े नहीं रहते हैं कि हम ये लिखना चाहे हैं या हम ये बोलना चाहे हैं। टीचर हमारे लिखने के ऊपर, लिखने की जो शैली है, लिखने की शैली से हमारे भावों को समझने की कोशिश करता है, या हम टीचर को अपने भाव को समझा पाते हैं। तो अगर सही तरीके से अपने भाव को हम व्यक्त न कर सके तो हम जो लिखे हैं उसका मीनिंग टीचर को समझ में नहीं आएगा और हमें मार्क्स नहीं मिलते। तो व्याकरण में विराम चिन्ह सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, मेरे हिसाब से व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक विराम चिन्ह होता है। क्योंकि अगर विराम चिन्ह सही तरीके से आप यूज नहीं करेंगे अपनी लिखावट में, तो आप किसी भी विषय में अच्छा मार्क्स कैरी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप लिख कर आ रहे हैं एग्ज़ाम में और आपके लिखावट को या आपके लेखन शैली को टीचर समझ ही नहीं पा रहा है आप कहना क्या चाहे हैं। तो जब समझ ही नहीं पा रहा है तो वो नंबर कहाँ से देगा। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक अगर कहा जाए ग्रामर में तो होता है विराम चिन्ह। तो आज हम लोग विराम चिन्ह के ऊपर पढ़ेंगे। अब विराम चिन्ह का पहले हम लोग मतलब समझते हैं। विराम का मतलब होता है ठहराव या रुकना। ठीक है, तो विराम चिन्ह का यूज बोलते समय हम लोग नहीं करते। बोलते समय क्या होता है कि हम अपने भावों के द्वारा समझा देते, अपने बोलने के तरीके के हिसाब से, बोलने की शैली के हिसाब से अपनी बातों को सामने वाले को समझा देते हैं। लेकिन लिखते समय हमें एक एक विराम चिन्ह का प्रयोग करना पड़ता है। कहीं रुकना है, कहीं आश्चर्य व्यक्त करना है, कहीं प्रश्न कर रहे हैं तो वो प्रश्न समझ में आना चाहिए टीचर को कि हाँ यहाँ प्रश्न है, यहाँ पर आश्चर्य की बात है। ठीक है, तो विराम चिन्ह जो है हिंदी में वो वैसे 20 माने जाते हैं। ठीक है, कहीं कहीं पर आपको 13 भी मिलेंगे। तो हम लोगों को उन्हीं विराम चिन्हों को आज पढ़ना है जो आपके एग्ज़ाम में विराम चिन्ह पुट करने को दिए जाते हैं। जैसे एक पैसेज दे दिया जाएगा, एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, उसमें विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं रहेगा। आपको कह दिया जाएगा कि उचित स्थान पर उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करें। ठीक है, तो जो विराम चिन्ह एग्ज़ाम में काम आते हैं बस हम लोग उसी पर आज चर्चा करेंगे। वो उतना सारा 20 पढ़ाकर कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, जिनका यूज कम होता है या जिनका यूज आपका एग्ज़ाम में नहीं होता है वो पढ़कर कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आप पजल हो जाएंगे। ठीक है, तो जो ज़्यादा यूजफुल हैं या जो मार्क्स के लिए आते हैं उन्हीं विराम चिन्हों का प्रयोग आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला जो विराम चिन्ह क्या है, विराम चिन्ह का अर्थ ठहरना या रुकना। ठीक है, अब जैसे देखिए एक कथन है कि जैसे मैं किसी को चेता रहा हूँ, अरे लड़के ऐसा क्यों कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ ये जो मेरा एक्सप्रेशन था, मेरा जो एक्सप्रेशन था उससे वो लड़का समझ रहा है कि मुझे चेताया जा रहा है। ठीक है, लेकिन अगर लिखते समय इसी वाक्य को लिखें और इस तरीके से लिखें, अरे लड़के ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है। ठीक है, अगर इस तरीके से लिख दिए, इसमें कहीं पर भी कोई किसी चिन्ह का यूज नहीं है, किसी चिन्ह का प्रयोग नहीं है, तो इसको अब पढ़ने वाला क्या समझेगा कि मैं क्या बोलना चाहा हूँ।
पढ़ने वाला समझ नहीं पाएगा। इसको सिंपल एक एक वर्ड बाय वर्ड पढ़ेगा। अरे लड़के ऐसा क्यों कर रहा है, वो इस बात के मतलब को ही नहीं समझ पाएगा। अगर मुझे अपनी बात को समझाना है लिखने के माध्यम से, तो हमें यहाँ पर उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करना होगा। विराम चिन्ह का प्रयोग कर देंगे तो वो व्यक्ति समझ जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो जैसे अरे लड़के, यहाँ चेताया जा रहा है, तो चेताने के लिए या आश्चर्य व्यक्त करने के लिए एक विराम चिन्ह होता है जिसको बोलते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो विस्मयादि बोधक चिन्ह दे दिया गया, ठीक है, अरे लड़के। तो यहाँ पर वो टीचर या पढ़ने वाला समझ जाएगा कि यहाँ पर मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, अरे लड़के, ठीक है, चेताया जा रहा है अरे लड़के। उसके बाद ऐसा क्यों कर रहा है, ये एक प्रश्न है, तो यहाँ पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह दे दिया जाए, एक चिन्ह दिया जाए प्रश्नवाचक, तो ये समझ पाएगा कि मैं उससे कुछ क्वेश्चन कर रहा हूँ कि ऐसा क्यों कर रहे हो। वो प्रश्न को समझ पाएगा कि ये प्रश्न है मेरे लिए, ठीक है। तो विराम चिन्ह तब लिखित भाषा में कितने इंपॉर्टेंट है इसका अंदाजा आप लगा लीजिए। अगर विराम चिन्ह ना हो तो कोई भाव ही व्यक्त नहीं होगा। हालांकि आप पूरा सेंटेंस सही लिखे हैं, मतलब पूरा वर्ड सजाए हैं, वाक्य लिखे हैं, लेकिन बिना विराम चिन्ह के इस वाक्य का कोई मतलब ही नहीं निकल रहा, ठीक है। तो विराम चिन्ह कितना इंपॉर्टेंट है इसका अंदाजा आप लगा लीजिए। अब एक एक करके विराम चिन्हों के बारे में हम पढ़ते हैं। पहले आइए आपका अल्प विराम, इसको इंग्लिश में कहा जाता है कॉमा, ठीक है। और हिंदी में जिन विराम चिन्हों का प्रयोग होता है, ज़्यादातर चिन्ह आपके अंग्रेजी से ही आए हुए हैं। अंग्रेजी में विराम चिन्ह को कहा जाता है पंक्चुएशन मार्क्स, ठीक है। ज़्यादातर आपका अंग्रेजी से ही आए हुए हैं। केवल एक चिन्ह है जो पूर्ण विराम इसको कहते हैं, जिसको चलती लैंग्वेज में हम लोग खड़ी पाई कहते हैं, ये हिंदी का है, ठीक है। बाकी कॉमा, सेमी कॉलन, कोलन, डैश, हाइफन वगैरह जो भी चिन्ह हिंदी में यूज होते हैं वो अंग्रेजी से ही आए हुए हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो अल्प विराम जो चिन्ह है जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉमा, अब इसका यूज हम कहाँ करते हैं, तो देखिए नाम क्या है इसका, अल्प विराम। विराम मतलब क्या होता है, ठहरना। अल्प का मतलब क्या होता है, थोड़ा। जब हम कहीं पर थोड़ा सा ठहरते हैं किसी वर्ड के बाद, तब इस अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे राम, कॉमा, श्याम और मोहन मैदान में खेल रहे हैं, ठीक है। अब यहां देखिए, राम, श्याम और मोहन मैदान में खेल रहे हैं। जब इसको हम स्पीच में यूज करेंगे इस वाक्य को भाषण में, तो कैसे कहेंगे, राम, श्याम और मोहन मैदान में खेल रहे हैं। तो देखिए थोड़ा थोड़ा रुके, राम के बाद थोड़ा सा रुका गया, राम, श्याम और मोहन मैदान में खेल रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा रुका। तो जहां थोड़ा थोड़ा रुके वहां पे क्या हुआ, राम के बाद थोड़ा सा रुके थे हम लोग, तो राम के बाद कॉमा दे दिया गया, या इसको कहते हैं अल्प विराम, ठीक है। और एक चीज याद रखिएगा, कॉमा के बाद जो दूसरा वर्ड होता है उस वर्ड के बाद एक गैप होता है। बहुत सारे लोग यहाँ गलती करते हैं कि कॉमा के तुरंत बाद सटा कर इसको लिख देते हैं, राम श्याम सटा देते हैं, लेकिन स्पेस, एक स्पेस रहेगा, उसके बाद होगा दूसरा वर्ड, ठीक है। तो ये कॉमा हुआ अल्प विराम का। उसके बाद आते हैं हम लोग, अब दूसरा है आपका अर्ध विराम, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है सेमी कॉलन। सेमी कॉलन कैसा होगा, एक आपका नीचे कॉमा और ऊपर में बिंदु, इसको कहते हैं सेमी कॉलन इंग्लिश में। हिंदी में कहते हैं अर्ध विराम। इसका यूज कहाँ होता है, जब हम एक वाक्य के अंदर कई वाक्य होते हैं, ठीक है, लेकिन खड़ी पाई अर्थात पूर्ण विराम जहाँ खत्म हो रहा है वो एक पूरा वाक्य हुआ। अब इसी पूर्ण विराम के अंदर कई वाक्य के टुकड़े हैं, 1 2 3 4, उसके बाद पूर्ण विराम। ये पूर्ण विराम मतलब जहाँ हम स्टॉप करते हैं वाक्य को, वहाँ पूर्ण विराम का यूज करते हैं, इसके बारे में ही बताएंगे। तो कई वाक्य के जो टुकड़े होते हैं, इन टुकड़ों को अलग करने के लिए हम ये अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब जैसे एक उदाहरण देखिए अर्धविराम का, कि कहीं बच्चे खेल रहे हैं, कहीं बच्चे खेल रहे हैं, आपका यहाँ अर्धविराम। कहीं लड़कियां गा रही हैं, लड़कियां गा रही
अर्धविराम। सारे मैदान में आनंद ही आनंद है। उसके बाद खड़ी पाई। तो ये पूरा जो है जहाँ पूर्ण विराम समाप्त हुआ ये पूरा एक वाक्य है, लेकिन इस एक वाक्य में कई वाक्य हैं। कहीं बच्चे खेल रहे हैं, कहीं लड़कियां गा रही हैं, सारे मैदान में आनंद ही आनंद है। तो 3 वाक्य हैं। तो एक ही वाक्य के अंदर कई वाक्य हैं, तो वाक्य के अलग अलग टुकड़े हैं। अब इन टुकड़ों को एक दूसरे से अलग करने के लिए, ठीक है, हम अर्धविराम का यूज करते हैं। इसको पढ़ते समय कैसे पढ़ा जाएगा? और एक चीज याद रखना, अर्धविराम के पहले हम क्या पढ़े थे? अल्पविराम। अल्पविराम में क्या था कि थोड़ा क्षण रुकना था, कॉमा में। अर्धविराम में कॉमा का मतलब अल्पविराम का दुगना टाइम रुकना पड़ता है, ठीक है। तो बात करते समय कैसे बात करेंगे? कहीं बच्चे खेल रहे हैं, कहीं लड़कियां गा रही हैं, सारे मैदान में आनंद ही आनंद है। तो ये जो बोलने का तरीका हुआ, देखिए क्या हो रहा है कि हम अल्प विराम से ज़्यादा रुक रहे हैं। कैसे? कहीं बच्चे खेल रहे हैं, रुके, कहीं लड़कियां गा रही हैं, सारे मैदान में आनंद ही आनंद है। तो ज़्यादा देर, कॉमा से थोड़ा ज़्यादा देर रुक रहे हैं और वाक्य के टुकड़ों को अलग कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे समय पर हम यूज करते हैं आपका अर्धविराम का या आपका सेमी कोलन का, ठीक है, क्लियर। उसके बाद तीसरा आते हैं, तीसरा विराम चिन्ह जो यूज होता है 3 नंबर, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम, तो पूर्ण विराम का अलग से कुछ नहीं बताना है। पूर्ण विराम मतलब जो खड़ी पाई चलती लैंग्वेज में कहते हैं, ठीक है। तो पूर्ण विराम का यूज होता है कि जब कोई वाक्य समाप्त हो गया, ठीक है, उस वाक्य के अंदर 4 वाक्य रहे, वो मैटर नहीं करता। वाक्य जहाँ समाप्त हो रहा है, बात कथन समाप्त हो गई, जो कहना मैं चाह रहा था वो मैंने खत्म किया, तो वहाँ पर क्या कर दिया जाता है? इस पूर्ण विराम का यूज किया जाता है, ठीक है। पूर्ण विराम के बाद आइए प्रश्नवाचक चिन्ह, चौथा प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह कैसा? कैसा, इंग्लिश में क्या करते हैं? को कहते हैं क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये भी बहुत आसान है। जिस वाक्य से प्रश्न का बोध हो, जब किसी से कोई प्रश्न किया जा रहा है तो वहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह दे दिया जाता है, ठीक है। तो ये भी आसान। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, इसमें पूर्ण विराम में पूर्ण विराम लेकिन प्रश्नवाचक चिन्ह जहाँ जिस वाक्य में प्रश्न का बोध होता है, जैसे तुम कौन हो, तुम कौन हो, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया, ठीक है। यहाँ पर कथन पूरा हुआ, मैं जो कहना चाह रहा था वो मैंने पूरा किया, लेकिन उसके बाद भी पूर्ण विराम नहीं दिया गया। मैंने क्या कहा था? जब कथन समाप्त हो, मैंने जो कहना चाहा वो पूरा हो गया, तो पूर्ण विराम का यूज करते हैं। लेकिन जहाँ प्रश्न का भाव होगा वहाँ पूर्ण विराम न देकर वहाँ क्या होता है? प्रश्नवाचक चिन्ह दिया जाता है। और एक जगह पूर्ण विराम का यूज नहीं होता है, वो है जब विस्मयादि बोधक वाक्य हो, कि जिस वाक्य में आश्चर्य, घृणा या खुशी ऐसे भाव व्यक्त हो रहे हैं, तो ऐसे वाक्य में हम लोग पूर्ण विराम का यूज नहीं करते हैं। उस वाक्य के अंत में वो आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है, वो इस तरीके का होता है, वो अभी बताएंगे हम, ठीक है। तो पूर्ण विराम इन दोनों वाक्यों को छोड़कर यूज किया जाता है, ठीक है। अब आइए पांचवा है आपका योजक चिन्ह, या ऐसे कहेंगे योजक, पढ़ेंगे शुद्ध तरीके से, योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का मतलब होता है, मतलब इंग्लिश में कहते हैं इसको हाइफन, ये छोटा सा माइनस का साइन, योजक चिन्ह। जब देखिएगा, जैसे समास पढ़े थे हम लोग, समास में हम लोग पढ़े थे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या था? जैसे रात दिन, ठीक है। तो द्वंद्व समास के बीच आप हाइफन का यूज कीजिए, हाइफन का यूज होता है, ठीक है। कर्मधारय समास था, कर्मधारय समास में भी आपका इसी तरीके का था, जैसे गरम ठंडा, मोटा पतला, यहाँ पर भी हाइफन का या योजक चिन्ह का यूज किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा जब कभी हम लोग एक ही बात को दोहराते हैं, एक ही शब्द को दोहराया जाता है, जैसे कभी कभी, कभी फिर कभी, तो वहाँ पर भी जब एक ही शब्द 2 बार यूज होता है, वहाँ पर भी आपका ये हाइफन का साइन या योजक चिन्ह का यूज किया जाता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, योजक चिन्ह के बाद छठवां, आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है। छठवां उद्धरण चिन्ह, अवतरण, अवतरण या उद्धरण,
उद्धरण चिन्ह, ठीक है। ये अवतरण का मतलब होता है जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इन्वर्टेड कॉमा। तो ये दो तरीके का होता है, एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा या और एक होता है डबल इन्वर्टेड कॉमा, मतलब 6699 या 69, ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और ये डबल इन्वर्टेड कॉमा। इसको हिंदी में कहा जाता है अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है? जब हम किसी की कही हुई बात को हूबहू लिखें या बोलें तब अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई फेमस कथन हो कि राम, फेमस में नहीं जाते, ऐसे आते हैं, राम ने मुझसे कहा, कॉमा, ठीक है, थोड़ा सा रुकना पड़ रहा है इसलिए कॉमा, अल्प विराम। अब उसने जो कहा था, राम ने मुझसे जो कहा था उसकी ही बात को हूबहू यहाँ लिखना है, ठीक उसी तरीके से। तो उसको तब हम क्या करेंगे? डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं कि राम ने मुझसे कहा मैं कल दिल्ली जाऊंगा, दिल्ली जाऊंगा, पूर्ण विराम दे दीजिएगा। कथन खत्म हुआ तो पूर्ण विराम, और पूर्ण विराम के बाद ये डबल इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पर क्लोज। यहाँ पे शुरू था 66, यहाँ जहाँ क्लोज हो रहा है वहाँ 99। तो ये जो कथन है मैं कल दिल्ली जाऊंगा, ये राम की कही हुई बात है, ठीक है। राम ने जो बात कही थी, जो सेंटेंस कहा था, जो वाक्य कहा था, उसी को लिखे हैं हूबहू। इसलिए इसको क्या हम लोग कौन सा चिन्ह यूज करेंगे? अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह। या कोई फेमस कोटेशन हो, जैसे नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, कथन है, उनकी हूबहू कही हुई बात है, आपका डबल इन्वर्टेड कॉमा। कहीं पर सिंगल होगा, ज़्यादातर देखा जाता है कि मान लीजिए वर्ड जो होते हैं, वर्ड में सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, और कोई कथन होता है तो वहाँ पर हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ करते हैं। जैसे कोई आंसर ही लिखते हैं कि यह कथन आकाशदीप कॉमा शीर्षक कहानी से लिया गया है। यहां पर देखिए आकाशदीप जो है ये क्या है? एक कहानी का नाम है, ठीक है। तो इस कहानी को हाईलाइट करने के लिए, इस नाम को हाईलाइट करने के लिए हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का यूज करते हैं। तो ज़्यादातर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का यूज ये वर्ड में होता है, और डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज या अवतरण चिन्ह का यूज किसी सेंटेंस में किया जाता है, ठीक है। तो ये हुआ आपका छठवां अवतरण चिन्ह। नेक्स्ट आएंगे हम लोग कोष्टक चिन्ह जो है उसका यूज होता तो है, लेकिन मैंने क्या कहा कि हमको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फोकस करके पढ़ना है कि एग्जाम में आपको विराम चिन्ह जो यूज करने को दिया जाता है तो उसमें जो यूज होता है ज़्यादातर उसको हम लोग पढ़ेंगे। ऐसे कोष्टक चिन्ह क्या होता है कि कोई बात है, कोई एक ही वर्ड है और उसी वर्ड का और एक मीनिंग है, ठीक है, तो उस वर्ड को लिखकर उसका जो और एक मीनिंग होता है उसको कोष्टक में डाल दिया जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बोधक चिन्ह, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो विस्मयादि बोधक चिन्ह में क्या है? नीचे पॉइंट होगा, ऊपर खड़ी पाई या पूर्ण विराम, ठीक है, इसको कहते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो विस्मयादि बोधक चिन्ह का यूज कहाँ होता है? जहां पर हर्ष हो, मतलब खुशी हो, घृणा का भाव हो, आश्चर्य का भाव हो, ठीक है, ऐसे मन के भाव जहां पर व्यक्त हो वहां पर आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह या आश्चर्य सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो इसका यूज किसी आश्चर्य सूचक वाक्य के बाद भी होता है, वाक्य के अंत में, या फिर इसको किसी वर्ड के बाद भी यूज किया जाता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना शाबाश, विस्मयादि बोधक चिन्ह या आश्चर्य सूचक चिन्ह। तुम बहुत अच्छा खेले, तुम बहुत अच्छा खेले, खड़ी पाई, ठीक है, या पूर्ण विराम। यहां पर देखिए इसको जब हम स्पीच करेंगे, बात करेंगे तो कैसे बात करते हैं? शाबाश तुम बहुत अच्छा खेले। यहां पर क्या हो रहा है? एक हर्ष, एक खुशी व्यक्त हो रही है, ठीक है। तो जहां खुशी व्यक्त हो विस्मयादि बोधक चिन्ह, जहां घृणा व्यक्त हो, छी कैसे लड़के हो, छी, घृणा व्यक्त हो रहा है तो छी के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह, ठीक है। जहां हाय वो मर गया,
ठीक है, आश्चर्य व्यक्त हो रहा है, तो वहाँ पर विस्मयादिबोधक चिन्ह। तो इससे जो पढ़ने वाला है वो समझ जाएगा कि लिखने वाला क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, अब विस्मयादिबोधक के बाद आइए, नेक्स्ट है आपका लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह भी यूज नहीं होता, लाघव चिन्ह पैराग्राफ में दिया नहीं रहता। अगर मान लीजिए बाई चांस दे भी दिया, तो जैसे हम लोग होता ना, मेंबर ऑफ असेंबली, इसको, इस वर्ड को, हर एक वर्ड को छोटा करने के लिए, ठीक है, लाघव मतलब होता है छोटा करना, संक्षिप्त करना। ठीक है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, लाघव चिन्ह का यूज करते हैं। मेंबर के लिए एम, और उसके बाद यहाँ पर आपका लाघव चिन्ह, एक बिंदु, एक शून्य दिया जाता है, फिर लेजिस्लेटिव का एल, यहाँ लाघव चिन्ह, फिर असेंबली का ए, यहाँ लाघव चिन्ह। ये हो गया, इस वर्ड को क्या किया, हर वर्ड को छोटा किया गया, संक्षिप्त किया गया, तो लाघव चिन्ह का यूज होता है। हिंदी में भी होता है, जैसे दक्षिण पूर्व रेलवे, दक्षिण पूर्व रेलवे। अब इसको शॉर्ट में हम क्या कर सकते हैं, द बिंदु मतलब लाघव चिन्ह, पूर्व का पू, रेलवे का रे। देखिएगा ट्रेन के कोच में लिखा रहता है द पू रे, ऊ उत्तर पूर्व रेलवे, उत्तर पूर्व ऊ पू रे। ठीक है, तो लाघव चिन्ह का यूज इस क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है, अच्छा, अब लाघव के बाद आइए नेक्स्ट, निर्देशक चिन्ह का मतलब होता है आपका से निर्देशक चिन्ह को हम ऐसे, ये बड़ा सा हाइफन, क्या था हाइफन जो हम लोग किए थे वो छोटा माइनस का साइन, निर्देशक चिन्ह में क्या है, बड़ा माइनस का साइन। ठीक है, हाइफन से ये बड़ा होगा, तभी ये दोनों में डिफरेंस होगा, ये हाइफन हुआ, ये निर्देशक चिन्ह हुआ। इस चिन्ह को ऐसे भी यूज किया जाता है या फिर ऐसे भी यूज किया जाता है। अब इसका यूज कहाँ होता है निर्देशक चिन्ह का, जब हम किसी बात पर बल देते हैं तब इस निर्देशक चिन्ह का यूज करते हैं। जैसे उदाहरण पहले देखिए, मेरे दोनों पुत्र, उसके बाद निर्देशक चिन्ह। ठीक है, रवि और शशि, ठीक है, पढ़ने में तेज हैं। यहां पर वाक्य खत्म हुआ, कथन क्लियर पूरा हुआ तो पूर्ण विराम। अच्छा, यहां पर देखिए ये निर्देशक चिन्ह दिया गया है, मेरे दोनों पुत्र। अब मेरे दोनों पुत्र कौन, रवि और शशि, अर्थात रवि और शशि पर मुझे बल देना है। ठीक है, बल को प्रकट करने के लिए रवि और शशि को हाईलाइट करना है, इसलिए ये निर्देशक चिन्ह दे दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये मेरे दोनों पुत्र कौन है, ये रवि और शशि, इनको हाईलाइट करने के लिए निर्देशक चिन्ह। ठीक है, निर्देशक चिन्ह ऐसा भी होता है, निर्देशक चिन्ह ये भी यूज किया जाता है किसी चीज का वर्णन करना हमको, तो वर्णन करते समय हम इस तरीके के निर्देशक चिन्ह का यूज करते हैं। ठीक है, निर्देशक के बाद अब आइए नेक्स्ट, खंडित कथन। देखिए एक चीज याद रखिएगा कि आपके व्याकरण के किताब में या कहीं पर भी जहाँ भी विराम चिन्ह आप पढ़े होंगे, तो हो सकता है नाम में थोड़ा सा फर्क हो। जैसे खंडित कथन को और किसी नाम से वहाँ पुकारा गया, या मान लीजिए मैंने आश्चर्य सूचक चिन्ह कहा, उसको विस्मयादिबोधक चिन्ह दूसरे नाम से यूज हो रहा है, लेकिन चिन्ह जो है सेम है। और हमारा मकसद याद नहीं करना है कि विराम चिन्हों के नाम क्या हैं, हमारा मकसद है विराम चिन्ह का सही प्रयोग करना, कि विराम चिन्ह हम सही तरीके से पुट कर सकें, मकसद हमारा ये है। इसलिए नाम पर मत जाइएगा, आप चिन्हों को दिमाग में रखिएगा कि ये चिन्ह, अब नाम आप भूल गए हटाइए ना, क्या फर्क पड़ता है, निर्देशक कहते हैं ना क्या कहते हैं। ठीक है, या ये चिन्ह माइनस का जोजक चिन्ह जिसको कहते हैं, या मान लीजिए कॉमा आपको मान लीजिए याद नहीं है, लेकिन चिन्ह तो आपको याद है कि ये जो चिन्ह रहेगा इसका यूज कब होगा, ये चिन्ह रहेगा तो इसका यूज कब करेंगे, ये चिन्ह रहेगा, ऐसा चिन्ह रहेगा तो इसका यूज कब करेंगे। इसलिए नाम, अगर मान लीजिए आप कहीं पढ़े हैं कुछ और, मैं कह रहा हूँ कुछ और, तो उसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आप चिन्ह सब समान पाइएगा। ठीक है, और मकसद क्या है कि चिन्हों का सही प्रयोग करना और मार्क्स पाना। ठीक है,
तो अब आते हैं हम लोग खंडित कथन। अब खंडित कथन का कहीं और कुछ और नाम होगा। खंडित कथन में क्या होता है, जब कोई व्यक्ति किसी बात को कर रहा है, बात करते करते वो रुक जाता है और आगे नहीं कहता, तब हम लोग खंडित कथन का यूज करते हैं। खंडित कथन में जैसे एक उदाहरण दूं आपको पहले कि मैं उसका सिर फोड़ दूंगा, मैं उसका सिर फोड़ दूंगा, ठीक है, कॉमा मतलब अल्प विराम, उसकी जान, जान के बाद अब देखिए डॉट डॉट डॉट, जिसको डॉट 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 कहते हैं ना, इसी को कहते हैं खंडित कथन। अब इसका मतलब क्या हुआ, मैं उसका सिर फोड़ दूंगा, उसकी जान, अब जान के आगे और कुछ कहना चाह रहा था मैं, लेकिन मैंने खंडित कर दिया, मतलब कथन को रोक दिया, ठीक है। तो जब ऐसा भाव हो, खंडित कर रहे हैं हम कथन को, तब हम खंडित कथन का यूज करते हैं। इसका मतलब क्या है कि इसके आगे और कुछ कहना था मुझे, लेकिन मैंने बीच में ही अपने आप को रोक लिया, ठीक है, खंडित कथन हो गया। तो मेन जो मुख्य मतलब इंपॉर्टेंट विराम चिन्ह थे वो कवर हुआ आप लोगों का, ठीक है। इसके अलावा कुछ जो नहीं यूज होते हैं ज़्यादातर, या फिर यूज करते हैं हम लोग, हाँ यूज करते हैं, लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, केवल मैं बता दे रहा हूँ, समझ नाम उनका बता दे रहा हूँ। छोटा कोष्ठ, कोष्ठक 3 होते हैं जिसको ब्रैकेट कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं कोष्ठक। छोटा कोष्ठ ये हुआ मझला कोष्ठ, और एक होता है बड़ा कोष्ठ, ठीक है। कोष्ठकों का यूज होता है। तो कोष्ठकों में कोष्ठक का यूज मैंने जैसे बताया था आपको कि एक ही बात है, कोई बात है, कोई वर्ड है, उसका और एक अर्थ होता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, छोटा कोष्ठ में रख देते हैं, ठीक है। तो विराम चिन्ह का प्रयोग करते समय छोटा कोष्ठ का यूज नहीं आएगा। जब पैरा दिया जाएगा एग्जाम में कि विराम चिन्हों का उचित स्थान पर उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए, तो ये ब्रैकेट, ये छोटा कोष्ठ नहीं दिया रहेगा, ठीक है, नहीं होता है। तो कोष्ठक पढ़े। अच्छा, कोष्ठक के बाद आप स्मरण चिन्ह या त्रुटि पूरक चिन्ह, जैसे कोई सेंटेंस हम लिखते हैं, जैसे मान लीजिए राम श्याम, हाँ, उसके बाद और, हाँ, मोहन। अब कोई वर्ड हम इसमें भूल गए, ठीक है, कहीं गलती हो गई, मान लीजिए श्याम के बाद और एक नाम हमको लिखना था, लेकिन हम लोग वो भूल चुके हैं, वाक्य पूरा कर दिया गया, खड़ी पाई दे दी है, पूर्ण विराम दे दिया गया। अब उस एक शब्द को लिखने के लिए फिर हमको पूरा वाक्य काटना पड़ेगा, फिर से नए सिरे से लिखना पड़ेगा। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, जहाँ वर्ड हम भूले हुए हैं वहाँ त्रुटि पूरक चिन्ह को यूज करते हैं। ये ऐसे त्रिभुज का साइन यहाँ लिखकर, अब जो वर्ड हम भूले थे, राम श्याम जदू, ठीक है, जदू यहाँ लिख दिए, तो इसका मतलब है कि ये त्रुटि हुई थी, ठीक है। या विस्मरण चिन्ह, मतलब कि इसको भूल गए थे, विस्मरण मतलब क्या होता है, भूल गए थे, तो भूल गए थे तो विस्मरण चिन्ह देकर इसको यहाँ पर लिख दिया गया। तो इसका भी यूज आपका विराम चिन्ह में नहीं होगा पैरा में, ठीक है, इसलिए मैंने इसको डिटेल में नहीं बताया। विवरण चिन्ह, एक बोले ना कि नाम में फर्क होता है, कि जैसे निर्देशक चिन्ह था, निर्देशक चिन्ह में ये इतना बड़ा डैश, और इसी निर्देशक चिन्ह को फिर ऐसा भी बताया गया था, इसको विवरण चिन्ह भी कहते हैं। तो किसी चीज़ का हमको विवरण देना है तो हम लोग वर्ड लिखते हैं, उसके बाद ये विवरण चिन्ह का यूज करते हैं, उसके बाद उसका विवरण देते हैं। ज़्यादातर आंसर लिखते समय हम लोग इसी तरीके का वर्ड, कोई हेडिंग दिया गया, यहाँ कोई हेडिंग दिया गया, हेडिंग देने के बाद उस हेडिंग के बारे में पूरा वर्णन करना, हमको विवरण देना है, तो हम इस विवरण चिन्ह का यूज करते हैं। तो मैंने इसको दोनों को सेम कर दिया था, निर्देशक चिन्ह। तो आप अलग से कहीं किताब में देखेंगे इसको निर्देशक चिन्ह, इसको विवरण चिन्ह, ठीक है। और एक होता है उपविराम कोलोन, उसकी भी जरूरत। मेरे ख्याल से जो इम्पोर्टेंट है चिन्ह वो कंप्लीट हुए, ठीक है। आपको और पंडित बनना है विराम चिन्ह में, तो एक कामता प्रसाद गुरुजी हैं, उनके अनुसार 20 विराम चिन्ह बताए गए हैं, तो उन 20 का आप स्टडी कर लीजिएगा। लेकिन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से यही चिन्ह आप केवल अगर याद रखें तो आपका पूरा मार्क्स आप कैरी कर पाइएगा। आप उस पूरा पैरा को आप सही तरीके से विराम चिन्ह उस पैरा में पुट कर पाइएगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट हुआ। से हम अगर एक सेंटेंस दे रहे हैं, इसको आप लोग थोड़ा सा बताइएगा सटीक विराम चिन्ह का यूज करके, कि जैसे विनोद, प्रमोद और
शेखर तीनों भाई हैं। यहाँ मान लीजिए भी मैंने नहीं दिया। अब इस वाक्य में कहां पर कौन सा विराम चिन्ह यूज होगा आप लोग थोड़ा मुझे बताइएगा, ठीक है। अब बहुत इजी, इस वाक्य में कहां पर कौन सा विराम चिन्ह यूज होगा, ठीक है। तो आज इतना ही रहने दिया जाए, ठीक है। इसके बाद हम लोग व्याकरण में, हिंदी व्याकरण में संधि छूटा हुआ है, वाच्य है, अव्यय है, बहुत सारे टॉपिक अभी छूटे हुए हैं। तो फिर कोई एक टॉपिक लेकर आएंगे। और जो लोग चैनल में नए हैं, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, अगर मैं आप लोगों को ठीक से समझा पा रहा हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, ठीक है। इस चैनल के थ्रू से आपको पॉलिटिकल साइंस और हिंदी व्याकरण, विशेष करके ये 2 सब्जेक्ट के सारे वीडियोस भविष्य में पूरे वीडियोस अपलोड कर दिए जाएंगे। अभी कुछ हमने बनाए हैं, अभी न्यू चैनल है, ठीक है, मात्र 2 महीने हुए हैं। आगे जाकर सारे टॉपिक हम लोग कवर कर देंगे, तो आपको और कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो वीडियोस हम अपलोड करेंगे उससे रिलेटेड, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।